नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक कोरोना वॉरियर। नोएडा के ईएसआई अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाउड स्पीकर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया, हमारी बातों को रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो हम आपके जरिए देश के तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे रहकर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू। पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि कोरोना की इस लड़ाई में हम 2 महीने आगे आ चुके हैं और इस वक्त डॉक्टर्स की जो मेंटल हेल्थ है वो किस प्रकार की है? देखिए ओम प्रकाश जी, इन 2 महीने में चीजें काफी बदली हैं। जी। 2 महीने पहले जो डॉक्टर का एक पेशा था, जो काम करने का तरीका था, वो अभी के समय से बिल्कुल अलग होता था। जी। पहले हम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते थे, बेड साइड इंटरेक्शन होता था, पेशेंट से बहुत करीब होकर के बातें करना, पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना और पेशेंट को एग्जामिन करके उनको ट्रीट करना। पहले ये चीज़ें जो आजकल पीपी किट है और जो भी प्रोटेक्शंस की चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम होता था। अगर कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के पेशेंट्स होते हैं या कुछ उस तरीके के कंटेजियस पेशेंट हैं, तो वैसे ही मौक़ों पे ये मास्क लगाना या फिर कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। यूजुअली ये चीज़ें हम लोग नहीं करते थे। पेशेंट से एक निश्चित दूरी बनाकर रखना, फुल प्रोटेक्शन में पेशेंट्स को डील करना, तो ये चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब इन चीज़ों को इन 2 महीनों में लोगों ने, डॉक्टर्स ने काफ़ी हद तक अडैप्ट किया है। थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, फिलहाल ये प्रैक्टिस अभी लंबे समय तक जो ये वातावरण है, लग रहा है कि लंबे समय तक इसी तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चूँकि डॉक्टर राकेश, डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट के सबसे करीब जाते हैं और ये बीमारी ऐसी है जो कि कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलती है। तो बिल्कुल। कितना डर होता है एक डॉक्टर को कि जैसे हम लोगों को, आम लोगों को एडवाइजरी जारी की गई कि आप मास्क लगाएं, 1 मीटर की दूरी बना के रखें। तो आप जब हर दिन ड्यूटी पे जाते हैं, कोरोना पेशेंट्स को देखते हैं, तो कितना डर होता है आपके मन में कि कहीं ये संक्रमण आप तक न पहुंच जाए, या इस तरीके से एक जो मेंटल इशू होता है वो किस तरीके का होता है? एक्चुअली जो एडवाइजरी आम लोगों के लिए है, वही जी। एडवाइजरी जो एक डॉक्टर है जो ड्यूटी पे है उनके लिए भी यही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी चीजें हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। फर्क बस यही है कि जो आम लोग हैं वो अवॉइड कर सकते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि हमें इनके पास नहीं जाना है तो आप अवॉइड कर सकते हो कि उनको आपको डील नहीं करना है। लेकिन एक डॉक्टर, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहा हो या जनरल प्रैक्टिस कर रहा हो या सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता पेशेंट को ट्रीट करने से। उसको बिल्कुल। पेशेंट्स को डील करना ही है। तो जी। शुरुआती दौर में काफी मानसिक दबाव था जब हम लोग न्यूज में देखते थे, क्योंकि ये एक नई, बिल्कुल ही नई चीज है जिनके बारे में, और ये जो तरीका अभी अपनाया गया है, हम लोगों जी। ने अपने लाइफ टाइम में इस तरीके की प्रैक्टिस कभी करी नहीं थी। तो जी। शुरुआती दौर में तो काफी मेंटल परेशानी थी, मानसिक परेशानियां रहती थी, एक डर सा लगा रहता था कि अरे हम भी जा रहे हैं, हमें भी खतरा है। लेकिन जी। इन 2 महीनों में काम करते करते हम लोग भी थोड़ा सा फैमिलियर हो गए हैं। अब इन चीज़ों की आदत पड़ गई है, मास्क पहन के काम करना, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मरीजों को देखना, तो ये आपके एक काम का हिस्सा है। और और आपको, अन्य जो मेडिकल सपोर्ट स्टाफ हैं उनका किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? नहीं, इसमें आप सिर्फ मेडिकल स्टाफ का ही सहयोग नहीं है, ये जी। जो इसको डील करने में डॉक्टर्स तो हैं ही जो कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन जितना योगदान और जितनी मेहनत और जितना सैक्रिफाइस एक डॉक्टर का है, कहीं से भी उससे कम किसी नर्सिंग स्टाफ का नहीं है। और जी। नर्सिंग जी। स्टाफ ही क्यों, आपके हॉस्पिटल में जहाँ पर भी एक सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी भी उतना ही संलग्न है जितना कि डॉक्टर है। क्योंकि संपर्क जो लोगों के बीच है, जो मरीजों से फैलने का खतरा है, जितना एक डॉक्टर को है उतना ही एक नर्सिंग स्टाफ को भी है,
उतना ही एक सफाई कर्मचारी को भी है, क्योंकि वो भी सफाई कर्मचारी अस्पताल में काम कर रहा है, तो वो भी मरीजों से एक्सपोजर का खतना उतना ही उठाता है जितना कि एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ उठाता है। इसलिए बिल्कुल। इस होल सिनेरियो में आप सिर्फ डॉक्टर्स को ही फ्रंट लाइन में नहीं रख सकते। डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग स्टाफ, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, देखिए जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको तो कम से कम बीमारी के बारे में आइडिया है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, लेकिन एक जो सफाई कर्मचारी है वो उतना अवेयर नहीं होता, उसको उतनी जानकारी नहीं है बीमारी के बारे में। उनको तो बस ये पता है कि हाँ भाई, हमें सफाई करना है उन लोगों के लिए कि दूसरे लोगों को इस बीमारी का संक्रमण ना हो, उसके बचाव के लिए हमें सफाई करनी है। जी, बिल्कुल। तो और उनका जो उन लोगों काम को है, भी उन लोगों को भी हम सैल्यूट करना चाहते हैं, सफाई बिल्कुल कर्मचारी बिल्कुल को, बिल्कुल, नर्सेज को। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोच है वो ये है कि हमसे ज्यादा तो बेचारे वो संलग्न है इन चीजों में, क्योंकि ना तो उनको दूर दूर तक पेशेंट देखना है, ट्रीटमेंट का पार्ट वो नहीं है, लेकिन वो जो एक सैनिटाइजेशन का पार्ट है जो कि इस दौर में, इसके रोकथाम में जिसका एक बहुत बड़ा रोल है, वो तो वो जी। लोग प्ले कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर राकेश, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स आते हैं कोरोना के, उनके मन में किस तरीके का डर होता है? क्योंकि बीमारी की जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो जो पेशेंट्स आते हैं उनको कितना डर रहता है कि हम ठीक हो पाएँगे या नहीं? हम ठीक होकर घर लौटेंगे या नहीं? उनकी मनःस्थिति क्या होती है? उनकी मानसिक स्थिति क्या होती देखिए जो पेशेंट्स का कंडीशन है, वो जैसे हम आप लोग जैसे, सॉरी, जो है? जी, पेशेंट्स का कंडीशन है, तो जैसे शुरुआती दौर में हम लोगों ने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, इतना कॉन्टेजियस है, मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है, लोगों के दिमाग में ये कि ये बीमारी हो गया तब तो मर ही गया। जी, तो शुरुआती तो यही लोगों के दिमाग में है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो क्योर रेट आ रहा है, जो लोग ठीक होकर के निकल रहे हैं, तो लोगों के मन में थोड़ा-सा अब ये है कि नहीं भाई, हो भी गया तो, सॉरी एक मिनट। जी, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ, इस वक़्त आप अस्पताल में और हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के मन में काफ़ी डर था शुरुआती दौर में कि एक बीमारी हो गई तो शायद हम बचेंगे ही नहीं। जी, लेकिन अभी जिस तरीके से लोग हॉस्पिटल से छुट्टी होकर के, डिस्चार्ज होकर के, ठीक होकर के जा रहे हैं, तो लोगों में अब इस बात का ये विश्वास जगा है कि नहीं, अगर ये बीमारी होती है तो ऐसा नहीं है कि जान ही चली जाएगी। हुँ, हाँ, कुछ लोग हैं जिनके लिए ये फैटल है, जैसे जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, ऐसे लोगों को अगर ये बीमारी होती है, तो उन लोगों के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो वैसे कंडीशन में वैसे पेशेंट्स को आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आईसीयू में जा रहे हैं वो बच के बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसा जी, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कंट्री में बाकी देशों की तुलना में अभी तक जो पेशेंट ठीक होकर जाने का रेशियो है, वो फिलहाल सही रहा है। लेकिन ये आगे कितना सही रहेगा, इस चीज़ पे अभी कुछ भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। जी। लेकिन लॉकडाउन एक बार खुलने के बाद ये किस तेजी से फैलता है, जी, इसके बिल्कुल। और ऊपर में मेरा बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगला सवाल भी मेरा वही है कि लॉकडाउन जब हुआ तो इसको एक तरीके से कंटेन करने में हम सक्षम हुए हैं अपने देश में। और अगला सवाल मेरा इससे ही जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से आने वाले समय में सरकार की जो तैयारी है, जब कोरोना शुरू हुआ और कोरोना आज 2 महीने के बाद से किस तरीके से मेडिकल लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से तैयारी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि पहले हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं और आगे का जो क्या रास्ता है? हम कितने तैयार हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि दुनिया भर से ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना जाने वाला नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि कोरोना के साथ ही हमें जीना होगा। तो बिल्कुल। किस किस तरीके से आप देखते हैं? एक देखिए ओम प्रकाश जी, ऐसा है कि जो
लॉकडाउन पीरियड रहा है। ये जी, लॉकडाउन पीरियड हमें हमारी तैयारियों के लिए हमारे देश में जो भी सरकारें हैं, उनको इन लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी समय मिला कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर पाएँ। आपको इस बात की शायद जानकारी होगी कि जी, जो भी दूसरे देश जहाँ पे कोरोना का इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी है और इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जैसे यूएस है, यूके है, जी, इटली है, ऐसे देशों की तुलना में हमारे देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकारें पहले से खर्च करती रही हैं, वो परसेंटेज काफ़ी कम है। हम अपनी जी, जीडीपी का मेरे ख्याल में 1.5 टू 1.6% के आसपास हमारा देश अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था। वहीं जी, आप यूएस में जाएंगे तो 15-16% के आसपास खर्च करता है। तो वैसे देशों में इतनी बुरी हालत हो गई, तो हमारे देश में तो होना बुरा हालत होना बहुत ही लाज़मी था। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे देश की जो सरकारें हैं, डिफरेंट राज्य सरकारों ने अपने आप को आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर किया है। उन्होंने जी, काफ़ी बेड्स की व्यवस्था करी है, काफ़ी इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करी है। क्योंकि अगर लॉकडाउन हम ना करते हैं, तो ये बहुत कम समय में इतना बड़ा फ्लड आ जाता पेशेंट्स का, जिसको सँभालने के लिए हमारे पास कुछ तैयारी होती नहीं। क्योंकि शुरुआती दौर में डॉक्टर्स भी इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि भई ये बीमारी का क्या आगे चल के किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगा। तो इन समय में हमें तैयारियों का काफ़ी मौका मिला है। सरकारों ने काफ़ी बेड्स अरेंज किए हैं, काफ़ी बेड्स बढ़ाए हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन खुलने के बाद की परिस्थिति है, उसकी जी, तैयारियाँ तो बहुत हुई हैं, लेकिन जो ये जी। लोग कह रहे हैं काफ़ी कि नहीं हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, हमारे देश में मोर्टेलिटी कम है, इसके ऊपर अभी कुछ भी कमेंट करना बहुत जल्दबाज़ी है। बहुत जल्द। क्योंकि आपको ओम प्रकाश जी डिफरेंट न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिफरेंट डॉक्टर से आपकी भी बात हुई होगी जो ये कहते हैं जी, कि अगर कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है पहले से, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट के लोगों को अगर ये होता है, तो उनके लिए फ़ेटल है। तो लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश दुनिया में टीबी पेशेंट्स का सबसे बड़ा घर है। हमारे देश में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं। दुनिया में आबादी के मामले में हम चाइना से पीछे हैं, लेकिन टीबी पेशेंट्स के मामले में हम सबसे आगे हैं। डायबिटीज़ पेशेंट का लोड हमारे देश में लगभग 70 मिलियन के आसपास है। एचआईवी पेशेंट्स का लोड हमारे देश में 20 से 25 लाख के आसपास है। और हमारे देश का जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों का टोटल पॉपुलेशन है, वो कहीं न कहीं उस पॉपुलेशन के 30 से 40% जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं माल नरिशमेंट के जो ग्रेडिंग है, उसमें 1 से 4 की ग्रेडिंग के बीच में आते हैं। तो इन सारे सिनेरियो को हम देखें, तो हम बहुत हाई रिस्क पे हैं। अगर इसको लॉकडाउन ना करते हैं, तो अभी जी। हमारा काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, ये लॉकडाउन की वजह से हमें फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर राकेश कि जिस तरीके से हमने कई सारी खबरें देखी कि डॉक्टरों पर हमले हुए हैं देश में कई जगहों पर। मतलब तो वो एक कितना मनोबल गिराता है, एक तरफ लोग बालकनी में आपके लिए आके कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली बजा रहे हैं या दिए जला रहे हैं प्रधानमंत्री के आह्वान पे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आई हैं जहाँ डॉक्टर्स पर हमले हुए हैं। कितना बुरा लगता है, कितना दुःख होता है। देखिए ओम प्रकाश जी एक ग्लोबल सिनेरियो है ये। जी, दुनिया के डिफरेंट देशों में हमले होते रहते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। हमारे देश में छोटी-छोटी बातों पे लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। कोई पेशेंट पूरी ज़िंदगी कोई शराब पीता है और लिवर सिरोसिस करके प्रेज़ेंट करता है और हॉस्पिटल में एक्सपायर हो जाता है, उस बात को लेकर भी वो डॉक्टर को मारते हैं। और रही बात अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए, जो पिछले कुछ दिनों में इंदौर में, बिहार के मधुबनी में और भी कई जी, जगहों में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ऐसी जगहों पे जो डॉक्टर स्क्रीनिंग करने के लिए गए हैं, उनके ऊपर मोहल्ले वालों ने ईंटा पत्थर डंडों से उनको मारा। तो मनोबल गिरना तो एक चीज है ही। फिर ऐसे समय में लोगों को लगता है कि हम क्यों अपने लाइफ को
रिस्क में डाल के हम क्यों जाएं? क्योंकि अगर स्क्रीनिंग करने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर और आप उनको पत्थर मार रहे हो, तो आपको ये चीज होनी चाहिए कि भाई स्क्रीनिंग करने ये क्यों जा रहे हैं? ये तो आपको स्क्रीन करने जा रहे हैं ना, कि आप में अगर लक्षण है तो हम आपको वहां से एलिमिनेट करके आपको ट्रीट ही करने के लिए ले जा रहे हैं, और ताकि बिल्कुल। आपके आपके समाज के, आपके मोहल्ले के लोग जहां आप रहते हैं, उनको होने वाले संक्रमण से बचाया जा बचाया। सके, आपको एलिमिनेट करके। लेकिन ऐसे समय में अगर आप उन पे ईंट मारोगे, पत्थर मारोगे, ऐसी कोई भी चीज करोगे, तो उनका मनोबल टूटेगा। और नुकसान में हमेशा डॉक्टर को मार के खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इन द लॉन्ग रन नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है। बिल्कुल, उनका ही नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं कोरोना से लड़ाई जो है थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स बहुत मेहनत करके आगे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश कि किस तरीके से जैसे पहले बात चल रही थी कि देश में पीपीई किट की कमी है, मास्क N95 मास्क की कमी है, तो उस लेवल पर दिल्ली जैसे शहरों में, बम्बई जैसे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से वो जो कमी है उसको पूरी कर ली गई है? क्या ये कमी अभी है या किस तरीके से आप देखते हैं? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि जो जी, पीपीई किट या N95 मास्क के ऊपर जो भी बातें हो रही हैं, जी, तो अनडाउटेडली एक्चुअली पहले जो सिनेरियो था, उसमें ये पीपीई किट और N95 मास्क का जो यूटिलाइजेशन था हॉस्पिटल्स में, वो जी, अभी की तुलना में काफी कम था। सेलेक्टेड जी, पेशेंट्स के लिए N95 मास्क और पीपीई किट का इस्तेमाल होता था। तो उसी हिसाब से जो अवेलेबिलिटी थी पहले, वो उतनी ही थी जितनी जरूरत जी, थी। अब ये अचानक से सिनेरियो बदला, तो इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, तो स्वाभाविक था कमी होना। अब हम लोग एनसीआर में बैठे हैं, तो सबसे पहले चाहे आप मीडिया वाले हो या जो भी हो, इनका फोकस यहीं पे होता है। तो यहाँ पे तो बिल बहुत अर्ली स्टेज में इसकी कमी को पूरा कर लिया गया। मतलब शुरुआती दौर से ही हम लोगों को सारी चीजें उपलब्ध होने लगी, हम लोगों को कभी कमी नहीं हुई। लेकिन हाँ, बिहार में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को मुश्किल है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे इन चीजों की अवेलेबिलिटी प्रॉपर जितनी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। तो दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि ऐसे ही इतना कॉन्टेजियस माहौल है कि हाँ भाई, आपको है, आपके आसपास हम आ गए तो हमको संक्रमण होने का खतरा है। और डॉक्टर जो है, जो कि आपको स्क्रीन कर रहे हैं, अगर उनको इन चीजों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो सीधे तौर पे तो हम उनकी जान के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। जी। अ, आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का मेरा आपसे कि किस तरीके से आगे की लड़ाई को देखते हैं कोरोना से? भारत की जो आगे की लड़ाई है, किस प्रकार से और कब तक इस बीमारी पर हम काबू पाने की स्थिति में होंगे और कब चीजें नॉर्मल की तरफ जाएँगी? देखिए ओम प्रकाश जी, अभी काबू पाने वाला शब्द कहना बड़ा ही मुश्किल होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो ये पैटर्न है इस बीमारी का अभी तक, क्योंकि ये जो चेन है ये रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको तभी हम रोकथाम या काबू पाया जा सकता है जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे नहीं। तो हमें अपने रूटीन लाइफ में जो भी चीजें एडवाइजरी है कि मास्क पहनना है, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, ये तो हमें मान के चलिए कि अपनी एक आदत ही बनानी है। क्योंकि कोरोना जी, फिलहाल ऐसा तो है नहीं कि हमने दरवाजा बंद जाने कर वाला लिया, नहीं। दरवाजा बंद करके खुश हैं कि बाहर खड़ा है, अंदर आ नहीं पाएगा, तो दरवाजा हम कब तक बंद करेंगे? तो जी, हमें बाहर निकलना है, कोरोना के बीच जाना है, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, आम लोगों को भी जाना है। क्योंकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो जी, उनको स्क्रीन कर पाना इतने बड़े स्केल पे बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें अपनी आदतों को बदलना, ये जो पुरानी आदतें थी, जो भी हम लोगों की जो कल्चर होता था, वो सबको बदलना पड़ेगा। कि शादी में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतने हमदर्दी से मिल रहे हैं, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग आज के माहौल में तो मान के चलो आपकी, जब तक कुछ ठोस उपाय इसका आता नहीं है,
जी, वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अब वैक्सीन कब तक बन के आएगा, कितने सालों में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि 10 वैक्सीन चाहिए या 20 वैक्सीन बना देने से काम चल जाएगा। पेंडेमिक है, ग्लोबल डिमांड है, कब तक बनेगा, कितने दिनों में बनेगा, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हम इस बीमारी के नाम पे अपना काम तो रोक के बैठ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आम लोगों को बिना काम किए तो पेट भरने वाला है नहीं, काम तो करना है। जी, बिल्कुल। और अब कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। हम भी लोगों से अपील करते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से कि कोरोना के साथ जीना सीखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपना ख़्याल रखिए। और हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राकेश। और हम फिर से एक बार आपको सैल्यूट करते हैं, आप जैसे तमाम कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। इसी तरीके से आप लोग, जो भी लोग आगे हैं, काम पे हैं, फ्रंट लाइन में हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट करिए। काफी मोरल इससे बूस्ट होता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।